हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इसके माइंड मैप को डिस्कस करेंगे। एक माइंड मैप ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। आई लीव द लिंक इन दिस वीडियो। एंड देखो, ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस, हेल्थ का मतलब क्या होता है? आप ने ये वर्ड सुना होगा ना कि अगर कोई डिसीज फ्री है तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। यानी आपको दिख रहा है बंदे के हाथ साबुत है, पैर ठीक है, तो आप कह लो हेल्दी है, नहीं। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का स्टेट। ठीक है, यानी फिजिकली, मेंटली और सोशली इंसान स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो ही आप उसको हेल्दी कह सकते हो, है ना? ओके। फिर डिसीजेस की हम बात करें तो जब भी किसी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग से जब कुछ चीज इंटरफेयर करती है, कोई भी ऐसी चीज या फिर एनी कंडीशन विच इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ डिसीज। डिसीज कॉजिंग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है अपनी क्लासेस के अंदर, है ना? पी से स्टार्ट होता है, क्या होता है वो? pathogens, right? So the disease causing organisms are known as pathogens. डिसीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके फैलने का इनका तरीका है उसमें हम दो पार्ट्स में करते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो है जो आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर के एक हेल्दी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन है उससे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में नहीं फैलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका इन्फेक्शियस डिसीज होता है एचआईवी, ये फैल जाता है। और नॉन आपका इन्फेक्शियस हो गया कैंसर। ठीक है, समझ गए इतना? उसके बाद में जो हमारे इनके कॉजेटिव प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी जिनकी मदद से ये हो रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसीज को क्या डिवाइड करते हैं? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फंगल, हेलिमेंथिक। ठीक है। अब देखो, आपके पेपर में कोई ये नहीं बोलेगा अच्छा कैटेगराइज करो, चलो अगर पूछ भी लिया तो भी अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं भी पूछेगा तो ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे कि टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म 1 मार्कर आ गया, या एक्सप्लेन करो टाइफाइड को, मलेरिया को, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो, बैक्टीरियल के दो एग्जांपल्स हैं, टाइफाइड और न्यूमोनिया। टाइफाइड के केस में क्या होता है? इसका पॉजिटिव बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। और ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है। क्योंकि कंटामिनेटेड, गंदे खाने, गंदे पानी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसके सिम्टम्स क्या हो गए? पेट में दर्द, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हाई फीवर, वीकनेस, ये सब हो गए। और इसको, जो हम टाइफाइड फीवर है, इसको हम किस टेस्ट से कंफर्म करते हैं? वाइडल टेस्ट। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं 1 मार्कर के हिसाब से। ठीक है, आपका WIDAL है ना, हमारा क्या टेस्ट है? वाइडल टेस्ट के हिसाब से हम इसको जो है कंफर्म करते हैं अपने टाइफाइड को। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आ गया निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? पहली बात तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोने से हम ये कॉज होता है। और इसके केस में क्या इफेक्ट होता है बच्चों? इसके केस में लंग्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, यानी क्या होता है? जो आपका एल्वियोलाई होता है, उसके अंदर ये एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, हवा से भरे हुए सैक है एल्वियोलाई। इसके अंदर आपकी फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भर गया, जिस जगह पे हवा होनी चाहिए वहां फ्लूइड भर गया है, तो रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, और ये जो है इन्फेक्शियस होता है, ये फैल सकता है। ठीक है। और आपका अब नाक, आपके लंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कफ हो जाएगी, इंसान को फीवर हो जाएगा, सर दर्द, है ना? जुकाम वुकाम होता है तो हमें सर दर्द तो होता ही है, तो ऐसे निमोनिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड चीज है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? हमारा हेडेक जो है एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल डिसीज की, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इजी वन, कॉमन कोल्ड। जो आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो कि ग्रुप ऑफ वायरस जिनका नाम है राइनो वायरस, वो क्रिएट करते हैं। ये हमारे नेजल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को नहीं करता। ठीक है। और ये 3 से 7 दिन तक इसका अटैक रहता है। इसके सिम्टम्स, और ये भी इन्फेक्शियस होता है बच्चों। और इसके सिम्टम्स आपको पता ही है, नोज में कंजेशन हो जाएगी, गला पकड़ा जाएगा, सोर थ्रोट, देन आपका टायर्डनेस, थकावट लगेगी, हेडेक होगा, कफ हो जाएगी। ऑलराइट। साथ ही साथ आपके चिकनगुनिया, पोलियो, ये भी आपके वायरल डिसीज का ही पार्ट है। देन प्रोटोजोन डिसीज की मैं बात करूं, द मोस्ट कॉमन वन, मलेरिया। किससे होता है ये? बाय अ प्रोटोजोन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 स्ट्रेन हमने इसमें पढ़े हैं, वाइवैक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम। जिनमें से सबसे लीथल कौन सा है? फैल्सीपेरम। ये 1 वर्ड के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो स्प्रेड करती है, ये भी आपको पता है, मतलब जो वेक्टर है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो क्या है? वेक्टर है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन का, जो कि फैला रहा है।
अब इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स लेंगे, जैसे आपकी क्विनीन, क्लोरोक्विन, ये सब लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ मस्कीटोज को मार दो, स्प्रेज वगैरह डीडीटी बी एच सी के स्प्रेज होते हैं, वो मार दो, तो मलेरिया के जो इंसेक्ट्स आपके मस्कीटोज है वो मर जाएंगे। मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज कर लो, है ना। उसके बाद पूरी लाइफ साइकिल आपकी बुक में दी हुई है बच्चों, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ माइंड मैप, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, यू कैन put your request in the comment section and we'll bring it up for you. Then इसके साथ साथ अमीबिक डाइसेंट्री, ये भी एक एग्जाम्पल है जिसको अमीबियासिस बोलते हैं, ये भी आपका प्रोटोजोन का ही एग्जाम्पल है। एंड देन वी कम टू फंगल। जब हम फंगल की बात करते हैं तो फंगस होती है ना, फंगस में क्या होगा, ड्राइनेस, इचीनेस, खारिश वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारी फंगल इन्फेक्शन का पार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आपका जो रिंगवर्म है वो आपके माइक्रोस्पोरम, है ना, ट्राइकोफाइटिन, इनसे फंगस से स्प्रेड होता है और इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में फैल सकता है ये। एंड हीट एंड मॉइस्चर, वैसे भी देखो जब ऐसा कुछ दाग होता है हाथों पे तो हम बोलते हैं ना ऐसे गीला गीला मत करो, ऐसा तो थोड़ा ठंडा ठंडे प्लेस में रखो, तो है ना, गीला, हीट और मॉइस्चर से थोड़ा दूर ही रखो, नहीं तो वो फैलेगा। साथ ही साथ इसमें क्या हो जाएगा, ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी। एंड लेशंस, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी एकदम बहुत ज्यादा। हेलमिंथिक की बात हम करें तो इसमें एस्कैरियासिस या आपके एलिफेंटियासिस आता है। एलिफेंटियासिस आपका, इसके कॉजेटिव वर्म्स कौन है, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुशेरिया मलई। और इसके सिम्टम्स में आपका एलिफेंटियासिस, इसको एलिफेंट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पर्टिकुलर ऑर्गन टारगेट हुआ है, हिट हुआ है, वो ऐसे एलिफेंट जैसा बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसकी प्रिवेंशन की बात करें, ये सब डिसीजेज हैं तो फैलने वाले, कुछ नहीं भी फैलने वाले, इन सबको पर्सनल हाइजीन आपने मेंटेन करनी है। यू हैव टू टेक अ बाथ, यू हैव टू मेंटेन योर अदर बी वेल, सैनिटेशन होनी चाहिए, वेल हाइजीन होना चाहिए। सिर्फ अपनी पर्सनल ही नहीं, साथ ही साथ पब्लिक हाइजीन भी आप करोगे। अपना घर साफ सुथरा कर लिया बट स्टेप आउट करते ही मक्खी मच्छर है, कोई फायदा नहीं है। पब्लिक हाइजीन भी होना चाहिए। देन आपकी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, है ना, वो भी बहुत जरूरी है टू लाइक पोलियो, डिप्थेरिया के अगेंस्ट। देन एंटीबायोटिक्स, इफ एंड व्हेन सजेस्टेड, ऑलवेज टेक द एंटीबायोटिक्स। ठीक है। ओके। नाउ मूविंग फर्दर, हम बात करेंगे सेकंड टर्म की, इम्यूनिटी। ये हमने डिसीजेस पूरा अभी डिस्कस कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं जो कि इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, यानी बॉडी की क्षमता कि वो अपने आप को बचा सके किसी भी बीमारी के बनने से, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। दो टाइप की होती है, इनेट जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बचपन से हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे आपके टीयर्स, आपकी स्किन, है ना, ये इनेट हो गई, जिसके चार पार्ट होते हैं। फिजिकल बैरियर जैसे आपकी स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे आंखों में आंसू या आपका पसीना, स्वेट, सेलुलर बैरियर जैसे आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। चौथा साइटोकाइन बैरियर्स या साइटोकिन बैरियर्स जो कि इंटरफेरॉन्स जिसका एक एग्जाम्पल होता है। अगेन ये डिटेल में नहीं मैंने बोला, सिर्फ आपको पॉइंटर्स बताए हैं आप ताकि कोरिलेट कर सको। एक्वायर्ड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो ओवर अ टाइम, आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना। आपके इसके अंदर दो तरह होते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, वो जो कि आपकी एंटीबॉडीज के थ्रू आता है ब्लड और लिम्फ में, और सेकेंड आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि आपके टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा आपका मीडिएट होता है। ये दो आ गए समझ में। अब मैंने अभी आपको बोला टी लिम्फोसाइट्स बोला ना, और मैंने ये भी बोला, ऊपर एक वर्ड बोला एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। ये चार तरह के होते हैं, याद करने का सबसे इजी एक्रोनिम है गेम, खेलते हो ना, GAME, यानी IgG, IgA, IgM, IgE। जो मदर्स मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें कौन सा वाला होता है, IgA। ठीक है। और साथ ही साथ में IgG जो सबसे पहला वाला है, ये सबसे प्रेवलेंट एंटीबॉडी है, उसके बाद आता है A, तीसरे नंबर पे आता है M। ठीक है, सेम ऑर्डर में याद कर लो, GAM, यही सबसे एक पूरा सीक्वेंस भी है। और आपका इसका जो शेप होता है वो ऐसे वाई शेप होता है, बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी में डायग्राम है, ऐसा कुछ शेप होता है इसका। और क्योंकि इसमें दो हैवी और दो लाइट चेन्स होती हैं, इसलिए हम इसको H2L2 के से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, H2L2 से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है।
इतना ही एंटीबॉडी के बारे में आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आपका वैक्सीनेशन के बारे में है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वीक या फिर डेड जो माइक्रोब्स है उनको बॉडी में डाला जाता है, किसके अगेंस्ट, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट अ डिसीज। ठीक है। ओके देन, इम्यूनाइजेशन भी क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी वैक्सीन के लिए, ताकि वो अपने आप को क्या करे, उसके पैथोजन के असर को न्यूट्रलाइज करे। ठीक है। देन एक वर्ड दिया है मैंने यहाँ पे, एलर्जी। वो क्या होता है, exaggerated और hyper sensitive reaction of the immune system to certain antigen present in the environment। यानी कुछ एंटीजन जो एनवायरमेंट में है उनके प्रति जब हमारी बॉडी एक बहुत ही एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देती है ना, हमारा इम्यून सिस्टम, उसको एलर्जी कहते हैं। जैसे कोई कहता है अरे डस्ट है, छींक आना शुरू हो जाए उससे, तो ये क्या हुआ, एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हुआ हमारे इम्यून सिस्टम का टूवर्ड्स एन एंटीजन विच इज डस्ट। और हमारे एंटीजन्स हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स, डस्ट हो सकती है, फेदर्स हो सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं। ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडी बनती है इसके रिस्पॉन्स में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें बुक में बड़ा छुपा छुपा के दी होती हैं, एट टाइम्स नहीं भी हम लोग ध्यान दे पाते। तो IgE, यहाँ पे ई की बात हो रही है, IgE एंटीबॉडी है जो बनती है आपके एलर्जेंस के खिलाफ। ठीक है। क्योंकि एलर्जी किससे होती है, केमिकल्स जैसे हिस्टामीन या सेरोटोनिन से होती है, तो इसलिए इसके खिलाफ हम ड्रग्स कौन से लेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेंगे, है ना। और सिम्टम्स में क्या होगा, स्नीजिंग, छींक आना, आंखों से पानी आना, नोज रन करना, ये सब। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो हमारे इम्यून सिस्टम के चार पार्ट्स होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स, इम्यून सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपकी एंटीबॉडीज, एंड लास्टली लिम्फोइड टिश्यू। तो मैंने इसमें बोला लिम्फोइड ऑर्गन। देखो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, दो आपके पार्ट्स में है, प्राइमरी लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड। प्राइमरी लिम्फोइड वो होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे हमारे लिम्फोसाइट्स हमारे ओरिजिनेट होंगे यानी बनेंगे और मेच्योर होंगे, ताकि वो एंटीजन स्पेसिफिक बन सके आगे जाके। ठीक है। हमारे लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट और मेच्योर होंगे प्राइमरी लिम्फोइड में। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बोन मैरो जहाँ पे सारे आपके ब्लड सेल्स ओरिजिनेट करेंगे और आगे मैच्योर होंगे हमारे बी सेल्स। ठीक है। दूसरा है थाइमस। ये थाइमस एक लोब शेप ऑर्गन होता है जो दिल के पास होता है, ब्रेस्ट बोन के बीनीथ होता है। ये जब पैदा होता है इंसान तब आपका थाइमस बड़ा होता है, बट धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और यहाँ पे क्या मेच्योर और डेवलप होता है, टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड मेच्योरमेंट, एंड थाइमस में आपके डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, टी थाइमस, टी लिम्फोसाइट्स। फिर जब मेच्योर हो गए तो सेकेंडरी लिम्फोइड में आ जाएंगे। सेकेंडरी में आके ये क्या करेंगे, एंटीजन स्पेसिफिक हो चुके होते हैं तो ये इंटरैक्ट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। पहला एग्जांपल है, पहला इसका पार्ट है स्प्लीन। ये बीन शेप का होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये क्या करता है, ब्लड से सारी चीजें ट्रैप कर लेगा, तो एक फिल्टर की तरह काम करता है। एंड एरिथ्रोसाइट का लार्जेस्ट रिजर्वियर स्प्लीन को कहते हैं। वन वर्ड वन लाइनर्स आए तो पता होना चाहिए, which is the largest reservoir of erythrocytes, spleen। lymph nodes सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पे। ये जो भी माइक्रोब्स घुस रहे हैं हमारे लिम्फ में उनको ट्रैप कर लेंगे। ठीक है। तीसरा है माल्ट। माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये है जो आपके मास बनाएंगे, किसका, लिम्फोइड टिश्यू का मास बनाएंगे। ठीक है। जो लाइनिंग है ना, इट इज अ मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग। कहाँ पे होगी लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इन सब की जो लिम्फोइड टिश्यू की लाइनिंग है उसके मास को हम माल्ट कहते हैं। और 50% लिम्फोइड टिश्यू हमारे माल्ट से ही बने हुए हैं। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऊपर चलेंगे, देखो एड्स दिया है, कैंसर दिया है, मैंने दोनों में लिखा है इन वीडियो, बिकॉज इनकी डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर है बच्चों, आप उसको देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। फिर भी कोई डाउट हो तो you're always welcome to put your doubts in the comment section, or even you can mail it to us and we'll be more than happy to give you a very detailed information on that। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक की जो कि है ड्रग अब्यूज। इसके ऊपर भी मोरल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। देखो कुछ क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं। पहली है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे हीरोइन के बारे में।
हीरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब वो बॉडी के सारे फंक्शंस को ना स्लो कर देगा, इसीलिए इसको हॉस्पिटल्स में ना पेन किलर्स या सेडेटिव्स की तरह दिया जाता है जिन लोगों को सर्जरी हुई है, ताकि उनको ऐसा कुछ ज्यादा फील ना हो। ठीक है। और आपका जो हीरोइन है वो हमें कैसे मिलता है? मॉर्फिन को जब हम आपकी एसेटालाइजेशन करते हैं तब हमको मिलता है आपका हीरोइन। ठीक है। सो अब मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन हमको मिलता है पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। उसके लेटेक्स से हमको मॉर्फिन मिल रहा है, और आगे जाके उसी मॉर्फिन से हम हीरोइन ले रहे हैं। ये मॉर्फिन किस कलर का होता है आपका? इट इज अ वाइट, ओडरलेस, यानी बिल्कुल स्मेल नहीं होती इसके अंदर, कड़वा सा होता है, और इसको कॉमनली हम स्मैक कहते हैं। ठीक है। इसका मोड ऑफ इनटेक क्या है? स्नॉट या इंजेक्शन के थ्रू लोगे। और मैंने यहाँ लिखा है CNS GIT। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GIT आपका क्या हो गया? GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इस पे जाके ये बाइंड करता है। ठीक है, इधर इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ होता है। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स जो होता है वो हमको मिल रहा है कैनाबिस सटाइवा नाम के एक प्लांट से। एंड जैसे आपके इसमें क्या है, इससे वेरियस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे आपके चरस, गांजा, मारुजुना। एंड इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? ब्रेन के अंदर ये सीधा जाके रिएक्ट करता है, मतलब रिसेप्टर्स इसके वहां होते हैं। एंड इसको इनहेल या ओरली भी हम ले सकते हैं, और इसका इफेक्ट हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे मिलता है, यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पे हिट करता है। देन आपका कोका अल्कलॉइड या कोकेन, ये आपको किससे मिलता है? कोका प्लांट से, है ना। जिसको हम एराइथ्रोजाइलम कोका भी बोलते हैं। इसको कॉमनली कोक या क्रैक कहते हैं। स्निफ करके या स्नॉट करके इसको लिया जाता है, और ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इंटरैक्ट करता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेंट है, यानी एकदम से ना एनर्जी सी बढ़ जाती है इंसान में से लेके। देन टोबैको, टोबैको आपको पता ही है, तंबाकू जिसे बोलते हो, इसे च्यू भी करते हो, स्मोक भी कर सकते हो। एंड ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि हम एड्रेनलिन रिलीज करें, और जिससे बीपी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ठीक है। अब पता ही है, मना करते ही है मत करो स्मोकिंग, लंग कैंसर हो जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। देन अल्कोहल, वो भी आपको पता है ओरली इंटेक करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और इससे आगे जाके लिवर रिलेटेड या अल्सर्स, लिवर सिरोसिस ऐसी बहुत दिक्कतें देखी गई हैं। ये एक एडिक्शन है, आपको पता है, बहुत लोग मना करते हैं बट फिर भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। रीजंस क्या होते हैं? सोशल प्रेशर, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, फ्रेंड्स सपोर्टिव नहीं है, एकेडमिक्स अच्छा नहीं कर पा रहे हो। ये सब कुछ नाम के रीजंस है। देखो, कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट स्टिल ये कुछ रीजंस है। अब जो लोग छोड़ते हैं, अगर वो बहुत प्रेशर में आकर छोड़ भी देते हैं, तो उनको क्या होने लगता है? विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे एंजाइटी होगी, वॉमिटिंग, नोजिया, इंसोम्निया हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, है ना। बट ये सब जो है 1 से 2 दिन तक पीक पे रहते हैं, बट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो जो जो ठान ले हमें छोड़ना है वो छोड़ सकता है। ठीक है। अब अगर आप ये बहुत तरह से हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा, हमारी मोरल सेंस, इमोशनल कंट्रोल, स्पीच, इन सब कुछ तबाह कर देती है ये अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह। ठीक है बच्चों, कुछ वार्निंग स्टेजेस होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए अगर हमें किसी में दिख रहा है, जैसे कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी खासी थी, अब ड्रॉप हो गई, पहले स्कूल में आते थे, आती थी, अब नहीं आ रहे, डिस्ट्रैक्टेड हैं, लड़ रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, हैबिटाइट एपिटाइट लॉस हो रही है, हॉबीज लूज हो रही हैं। ये वार्निंग साइंस है जिनका पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में या आपकी फ्रेंड्स में कोई है, जितने हद तक आप अवेयर कर सकते हो इन डेंजर साइंस को देखो, हेल्प लो, पढ़ो की, पेरेंट्स की, पीयर्स की, एजुकेट करो उन लोगों को। या आप में से भी कोई ऐसा है जो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ओपन अप अबाउट इट, है ना। ऐसे अनड्यू प्रेशर मत लो अपने ऊपर। जो पेरेंट्स है उनको नहीं डालना चाहिए प्रेशर, टीचर्स को नहीं डालना चाहिए, और बच्चों को भी अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए, एजुकेट किया जाए, तो ये चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप हर चीज कवर हो चुकी है इस चैप्टर की, और आप लोगों को बेसिक सबके बारे में एक एक आइडिया है। Still, if there is anything which you want us to discuss with you, as I said, please feel free to reach out to us and we'll be more than happy to assist you with that. So thank you for watching and keep learning, students.